जी नमस्कार। आरएसी का पार्ट 2 वाला वीडियो आ गया है। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का मैकेनिकल ब्रांच वाले ध्यान से देख लें। जैसा कि कल उनका पेपर है, जो पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, ये पार्ट 2 है, ठीक है ना। प्रशीतन के मूल तंत्र, फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन, आई बटे पी का बटे, ठीक है ना। आप ध्यान से स्क्रीन पर देखिए, इसे समझ सकते हैं, ठीक है ना। आई बटे पी का बटे ओ बटे पी कहलाता है, क्या कहलाता है? निष्पत्ति गुणांक कहलाता है। क्या कहलाता है? निष्पत्ति गुणांक कहलाता है। ऑप्शन भी ध्यान से देखते रहें आप। क्वेश्चन नंबर दूसरा, यदि किया गया कार्य 80 किलो जूल प्रति केजी हो तथा प्रशीतन प्रभाव 160 किलो जूल प्रति केजी हो तो रेफ्रिजरेशन सिस्टम का निष्पादन गुणांक क्या होगा? निष्पादन गुणांक पूछ रहा है, यानी कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस पूछ रहा है, जो कि होता है आपका, क्या होता है? Q/W। तो ये 160/80 करेंगे तो मान आएगा आपका 2, ठीक ना। 100% से भी ज़्यादा हो सकता है, ये निष्पत्ति गुणांक का मान हो सकता है। एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं है, गैस थ्रोटलिंग में ये परिवर्तन नहीं है। आदर्श निष्पादन गुणांक तथा वास्तविक निष्पादन गुणांक में संबंध है, तो वास्तविक निष्पादन गुणांक इक्वल टू होता है 1/3 गुणे आदर्श निष्पादन गुणांक। ऊष्मा पंप की दक्षता हमेशा होता है, ऊष्मा पंप की दक्षता हमेशा क्या होती है? 1 से ज़्यादा होती है, ये आप हमेशा ध्यान देंगे, ठीक है ना। इस पे नोटिस कर लेंगे कि ऊष्मा पंप की दक्षता हमेशा होती है 1 से ज़्यादा। एक कार्नों प्रतिशत, इसको छोड़िए आप, हाँ, एक क्वेश्चन ऐसा आएगा नहीं आपके एग्जाम में। दूसरा शिफ्टर से वह संपीड़न इकाई, वेपर कंप्रेसर सिस्टम, वह लाइन जो संपीड़न से संघनत्व की ओर जाती है कहलाती है विसर्जन लाइन। चूसर लाइन का कार्य है निम्न दाब व ताप वाली प्रशीतक वाष्प को संपीड़क तक ले जाना। चूसर दाब कम होने पर संपीड़न का कार्य है बढ़ता है। चूसर दाब कम होने पर संपीड़न का कार्य बढ़ता है, ठीक है ना। सब कूलिंग के कारण साइकिल दक्षता क्या होती है? बढ़ती है। रेफ्रिजरेंट क्या होता है? अब रेफ्रिजरेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर तीसरा। HFC का पूरा नाम यानी फुल नेम क्या है? तो हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। क्या है? हाइड्रोफ्लोरोकार्बन। रेफ्रिजरेंट किस दाब पर कार्य करता है? धनात्मक दाब पर। रेफ्रिजरेंट के बारे में क्या उपयुक्त नहीं है? तो यह अधिक तापमान पर कार्य करता है, यह उपयुक्त नहीं है। बाकी है, कौन कौन है? इस पर नमी का प्रभाव नहीं पड़ता है, ये भी सत्य है। यह सस्ता होता है, ये भी सत्य है। विस्फोटक नहीं होता है, यह भी सत्य है। लेकिन यह अधिक तापमान पर कार्य करता है, यह बात गलत है। R22 का रासायनिक सूत्र है CHClF2, ठीक है। क्या है? R22 का रासायनिक सूत्र क्या है? CHClF2। निम्न में से फ्रीजोल कौन है? तो आइसोब्यूटेन को फ्रीजोल कहते हैं। घरेलू फ्रिजों में कौन सा प्रतिशत उपयोग किया जाता है? तो NH3। आइसक्रीम कारखानों के लिए कौन सा प्रतिशत उपयोग नहीं लाया जाता है? तो R500 नहीं लिया जाता, बाकी R13 R14 इथेन लाया जाता है, लेकिन R500 नहीं लिया जाता है। कैरेन 7 के नाम से कौन सा प्रतिशत जाना जाता है? तो R500 ही कैरेन 7 के नाम से जाना जाता है। वायु प्रशीतन प्रणाली, एयर रेफ्रिजरेशन सिस्टम। वायु प्रशीतन प्रणाली में निष्पादन गुणांक का मान होता है बहुत कम होता है। वायु प्रशीतन प्रणाली में निष्पादन गुणांक का मान बहुत कम होता है। वायु प्रशीतन चक्र कितने वर्गों में विभाजित है? 2 वर्गों में। आदर्श वेल कोलमैन चक्र में वायु का संपीड़न व प्रसारण किस एंट्रोपी पर होता है? तो स्थिर चक्र पर प्रति केजी वायु हेतु किया गया कार्य निष्कासित ऊष्मा अवशोषित ऊष्मा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है। चक्र पर प्रति केजी वायु हेतु किया गया कार्य होता है निष्कासित ऊष्मा माइनस अवशोषित ऊष्मा होता है, ठीक है ना। वाष्प अवशोषण प्रणाली, वेपर एब्जॉर्प्शन सिस्टम। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? डाल्टन के आंशिक दाब नियम पर। SDD रेफ्रिजरेटर किस ऊर्जा प्रणाली पर कार्य करता है? सौर ऊर्जा पे। SDD रेफ्रिजरेटर सौर ऊर्जा पर कार्य करता है। इलेक्ट्रोलक्स रेफ्रिजरेटर का निष्पादन गुणांक बहुत कम होता है। सौर ऊर्जा के रेफ्रिजरेटर में किस प्रकार का कंप्रेसर होता है? DC कंप्रेसर। चैप्टर 6 प्रशीतन उपकरण, रेफ्रिजरेशन इक्विपमेंट। रेफ्रिजरेंट होता है एक द्रव होता है, संपीड़न आधारित है निम्न दाब से उच्च दाब की ओर, ठीक है ना। अगला पढ़ता हूँ। नल युक्त संचालन एवापोरेटर में वायु का वेग बराबर होता है वायु की मात्रा बटे धरातल का क्षेत्रफल। फील्ड टाइप एवापोरेटर की कैपेसिटी रेटिंग होती है किलो कैलोरी प्रति आवर प्रति डिग्री सेल्सियस। साइक्रोमेट्री, इसमें वायु की शुष्क एवं आर्द्र
रूप का अध्ययन किया जाता है, उसके व्यवहार का भी अध्ययन किया जाता है, उसे ही साइक्रोमीट्री कहते हैं। आप कुछ नापने वाला मत समझिएगा, ठीक है। जिस तापमान पर वायु में उपस्थित नमी संघनित होना शुरू होती कहलाती है उष्मांक। तापमान 100% अपेक्षित आर्द्रता वाली वायु के लिए होता है। TDP इक्वल टू TD इक्वल टू TW। उष्मांक अनुमान होता है TD माइनस TDP। उष्मांक अनुमान होता है TD माइनस TDP। आपेक्षिक आर्द्रता बराबर होता है PW अपन WS, या वही होता है आपेक्षिक आर्द्रता PW अपन PWS, जो कि पहले वीडियो में बताया हूँ। विशिष्ट आर्द्रता बराबर होता है, ये भी पिछले वीडियो में बता दिया हूँ, 0.622 PW अपन P माइनस PW। चैप्टर 8वां अनुप्रयुक्त साइक्रोमेट्री एवं ऊष्माभार अनुमान। अप्लाइड साइक्रोमेट्री एंड हीट लोड एस्टिमेशन। शुष्क वायु में कौन सी गैसें होती हैं? ये सभी होती हैं। शुष्क बल्ब तापमान रेखाओं की परास है -6 डिग्री से -45। उपमार्ग गुणक का सूत्र है TD3 - TD2 बटे TD3 - TD1। तापन कुंडली की दक्षता होती है 1 - BF। BF का फुल फॉर्म कमेंट में बताएंगे, सुने हैं नाम आप BF का? तो ताप कुंडली की दक्षता होती है 1 - BF, ठीक है ना। गे उष्मा गुणक बराबर होता है गे उष्मा बटे कुल उष्मा के, गे उष्मा बराबर होता है गे उष्मा गुणक बराबर होता है, तो गे उष्मा बटे कुल उष्मा को सही जवाब है, ठीक है ना। नवा चैप्टर है आपका प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग में नवीनतम विकास, लेटेस्ट डेवलपमेंट इन रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग। कंप्रेशन मोटर की गति को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग होता है इन्वर्टर। ब्लास्ट कूलिंग में पके हुए भोजन को किस तापमान पर आस पर रखा जाता है? तो 70 से 3 डिग्री सेल्सियस। डीप फ्रास्टिंग को नियंत्रित किया जाता है फ्रास्टिंग को नियंत्रित किया जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर द्वारा, ठीक है ना। यहाँ तक यहीं तक का मेरा लास्ट वीडियो रहा, और 2 लेक्चर है। हमको लगता है कि दोनों लेक्चर आप बढ़िया से देख लें तो 100% यहाँ से 10-15 क्वेश्चन तो आ जाना चाहिए। और आप पुस्तक पढ़े ही होंगे, जो भी पुस्तक आपके पास है, जो भी उपलब्ध है, उसे आप पढ़िए, ध्यान से पढ़िए। अगर चैनल पर नया हो तो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दें, और मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें, और बताएं हमें कि आप लोगों का पेपर कैसा हो रहा है। और जहाँ तक मुझे पता है मैकेनिकल के लिए वीडियो था, और मैकेनिकल 4th सेमेस्टर के, और जहाँ तक मुझे उम्मीद है कि मैकेनिकल वाले, पॉलिटेक्निक वाले, या जो भी हैं पॉलिटेक्निक के, उन नकल नहीं करते, अपने भरोसे अपने दम पर लाते हैं, और ख़ासकर उन्हें मैकेनिकल वाले। और मैं बताऊँ, पता नहीं क्यों, जैसा कि मुझे कुछ लेना देना नहीं रहता है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे मैकेनिकल से विशेष लगाव है। अब पता नहीं क्यों, ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैकेनिकल वाले से विशेष लगाव है। और मैकेनिकल सुनना मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मैकेनिकल शब्द ही मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, मैकेनिकल के लोग भी बहुत अच्छे लगते हैं। पता नहीं क्यों, मैं नहीं जानता। शायद आप जानते हो तो कमेंट में बता सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।